अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि ये हमारे पास कोई जूसर मशीन है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रूट्स ऐड करते होते हैं और मशीन यहाँ पे अपना कोई ना कोई प्रोसीजर करके तो हमें यहाँ से उसका जूस मिल जाता है। ये ग्लास में जूस आ गया। ठीक है, ये जूस है और यहाँ पे हम ऐड करते होते हैं फ्रूट। फ्रूट्स को हम कहते हैं इनपुट। हम जैसे ही इनपुट देंगे हमें यहाँ पे वैसे उसकी आउटपुट मिल जाएगी। जैसे हम यहाँ पे ऐड करते हैं एप्पल, तो इधर आपको एप्पल जूस मिल जाएगा। आप यहाँ पे ऐड करेंगे ग्रेप्स, तो यहाँ पर आपको ग्रेप्स का जूस मिल जाएगा। तो जो आप यहाँ पे इनपुट देंगे वही आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगी। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे जो इनपुट दी है वो एप्पल है, तो आपको जो जूस यहाँ पे मिलेगा वो एक ही मिलेगा, दो जूस नहीं मिलेंगे। मतलब कि एप्पल जूस ही मिलेगा, एप्पल के साथ साथ ग्रेप्स का जूस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तो इनपुट सिर्फ एप्पल की दी है। तो एक इनपुट से एक ही जूस मिलता होता है। एक इनपुट से आप दो तरह के जूस नहीं ले सकते। एप्पल और ग्रेप्स का जो जूस है आप एक ही साथ में नहीं ले सकते। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन होता क्या है? जब हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, तो मैथमेटिक्स में हम ऐसे करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, और इसको एक मिनट सॉरी, यहाँ पे है y और y क्या है, वो एक्स स्क्वायर है। अब ये जो वैल्यूज होती हैं x वाली, ये होती है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है हम उसको अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने ग्राफ बनाते हुए वैल्यूज लगाई थी, जब हम इस तरीके से ग्राफ बनाते होते थे तो छोटा सा टेबल बनाना भी हमने सीखा था। तो हम कुछ वैल्यूज माइनस में लेते थे, ये जो एक्स वाली वैल्यूज होती थी माइनस वाली, 0 1 2, और कुछ प्लस वाली लेते थे। तो वो जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि वो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो उसके कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू होती हैं वो होती हैं डिपेंडेंट। जैसे यहाँ पे देखें, ये जो वाई है ना, ये एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो आप यहाँ पे एक्स दोगे वही एक्स आप यहाँ पे लगाओगे, तो वो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखें ज़रा, मैं यहाँ पे एक्स को ले लेता हूँ 1, तो इधर मैं 1 का स्केयर करूँगा। जब 1 का स्केयर, तो वो इक्वल्स टू आ गया 1। अब ये जो आई है वैल्यू, ये x1 था, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये y1 आ गया। इसी तरीके से मैं दूसरी वैल्यू लेता हूँ x2 की वैल्यू, उसका मैं नाम रख देता हूँ 2। तो यहाँ पे मैं 2 का स्केयर करूँगा, इधर यहाँ पे वैल्यू लगा रहा हूँ बेसिकली मैं, तो आके बस आ जाएगा 4। ये x2 था तो ये y2 आ गया। ठीक हो गया। तो आप x की एक वैल्यू लगाई, आके बस y की एक वैल्यू आ गई। फिर एक और वैल्यू लगाई तो y की एक और वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से एक वैल्यू के जवाब में आपके पास y की एक वैल्यू आ रही है, और ये जो y की वैल्यूज आ रही हैं इधर, ये वाली, ये x की वैल्यू पुट करने से आ रही है, क्योंकि आपके पास जो y फंक्शन क्या है वो किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। जो आप यहाँ पे x की वैल्यू लगाओगे उसके हिसाब से आपके पास y का जवाब आ जाएगा। तो x की वैल्यूज जो इंडिपेंडेंट होती हैं और y की वैल्यू डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट थी। किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? ये x के ऊपर डिपेंड कर रही थी। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। ये है हमारे पास फंक्शन की जो डेफिनेशन। फंक्शन करता क्या है, दो सेट्स के दरमियान में ना एक रिलेशन बना देता है। जैसे मैंने यहाँ पर भी एक सेट लिखा था, x में वैल्यू थी 1 2 और y में वैल्यू थी 1 और 4। तो फंक्शन जो हमने f लिखा था, जिसका मैंने नाम रखा हुआ था y, इस फंक्शन का नाम मैंने y रखा था, वो एक्स स्क्वायर था, ये फंक्शन था। इस फंक्शन ने क्या किया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया कि 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, 2 का स्क्वायर किया 4 किया 4 आ गया। इसी तरीके से आप 3 का स्क्वायर करेंगे वो 9 आ जाएगा। तो फंक्शन क्या करता है, एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे के साथ ऐसे जोड़ कर देते हैं।
ये फंक्शन का काम होता है। ठीक है। अच्छा, एक बात का ख्याल, ये जो एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम पहले मैंने कहा था इनपुट समझाने के लिए, और ये जो एलिमेंट होते हैं इसको मैंने कहा था आउटपुट। इसको मैंने नाम दिया था फ्रूट्स का, और ये मेरे पास था जूस इधर। ये वही सारी चीज़ें हैं। मैथमेटिक्स में हम उसको इन टर्म्स ऑफ नंबर पढ़ रहे थे। अच्छा जी, अब यही जो इनपुट था, इसका मैथमेटिक्स में जो नाम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो इनपुट है, इनपुट को हम कहते होते हैं डोमेन, और जो हमारे पास होता है आउटपुट, आउटपुट को हम कहते होते हैं रेंज। इनपुट जैसे फ्रूट्स था, तो वो हमारे इनपुट थी, वो डोमेन के एलिमेंट थे। और जो आउटपुट जिसको हम जूस कह रहे थे वो बेसिकली हमारे रेंज के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो फंक्शन होता है ये करता है क्या, डोमेन और रेंज के एलिमेंट्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशन बना देता है, दोस्ती करा देता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ये आपके सामने एक ग्राफ गिवन है, और इस ग्राफ के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन, इज एफ ऑफ टी अ लीनियर फंक्शन। ये आप ग्राफ देख के बताएं ज़रा। अगर आप कह रहे हैं कि ये लीनियर फंक्शन है, आपका आंसर अगर यस है तो आपका जवाब गलत है। ये लीनियर फंक्शन नहीं है, क्योंकि लीनियर फंक्शन का ग्राफ तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो ये तो लीनियर फंक्शन ही है, क्योंकि इसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है ही कोई नहीं। ये कोई और फंक्शन है, दिस इज नॉट द लीनियर फंक्शन। ठीक है, ये कोई ना कोई नॉन लीनियर फंक्शन है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बहुत डायरेक्टली पूछ रहे हैं डोमेन और रेंज। तो जो हम बात कर रहे थे, जो एक्स के एलिमेंट्स होते हैं ये डोमेन होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ गिवन है, ये देखिए, ये 0 से शुरू हो रहा है, ये 365 तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ तक जा रहा है 365 तक। तो ये इसकी डोमेन आ जाएगी 0 से 365 तक। कोई आपसे पूछे इसकी डोमेन बताएं, तो आप ग्राफ देख के आसानी से बता सकते हैं, 0 से लेकर 365 तक है। ठीक है, तो हम इसको जो है वो इस तरीके से क्लोज इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपने ऐसे ना लिखना तो आप लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, लेस देन इक्वल 365। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आप लिख सकते हैं। अब यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे नीचे भी लिखी हुई है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये देखें ज़रा, t ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल 365। तो हम यहाँ पे वेरिएबल x लेते हैं, यहाँ पे वेरिएबल y लेते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे वेरिएबल t ले ली है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज हो जाती है। ये t वेरिएबल यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे t लिखा हुआ है तो ऊपर f ऑफ t लिखा होगा, तो वो जो f ऑफ t है ना, ये बेसिकली y की बात होती है। जैसे हमने लिखा था ना y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, कि आपके पास जो वेरिएबल है वो t है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि उसकी डोमेन क्या है, वो ये है। बाकी चीज़ अगर आपको ना समझ आ रहा है इसको छोड़ दें। t ग्रेटर देन 0 लेस देन 365, या फिर उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात थी कि उसका रेंज क्या है। जो रेंज है वो बेसिकली यहाँ पे होती है, वाई एक्सिस पे। अच्छा जी, अब इस ग्राफ को देखते हुए हमने बताना रेंज क्या है। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे है और सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे। तो ये इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस पॉइंट पे, यहाँ पे, ये किसको आके कट करती है।
और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कमोबेश ये बनती है। तो ये किस पॉइंट को कट कर रही है? ठीक है। जब हमें ये दो पॉइंट जिनको मैंने क्रॉस किया है, अगर हमें ये पता चल जाए तो ये हमारी रेंज हो जाएगी। ठीक है। तो ये बेसिकली 13,000 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू है। ये तकरीबन कोई बनता है 13,500, और जो ये वाला बनता है ये 16,500 बनता है। तो इसकी जो रेंज है वो 13,500 से लेकर 16,500 तक जाती है। जिसमें ग्राफ, ये जो नीचे वाला पोर्शन है देखें, ये वाला ये शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखें ग्राफ तो नीचे है ही कोई नहीं। ठीक है। तो जहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा है वो इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, 13,000 से। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये तकरीबन 13,000 या उसके ऊपर से कहीं जाके शुरू हो रही है यहाँ पे करके। तो अंदाजे से बता रहे हैं कि हमें टेबल अगर गिवन हो तो ज़्यादा अच्छे तरीके से, या फंक्शन गिवन हो अगर हम, तो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। तो ये देखें, ये तकरीबन 13,000 से लेकर उन्होंने 16,000 लिखा हुआ है। अब इन्होंने आगे ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और 13,100 से लेकर 16,600 तक। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक तो टेबल कोई नहीं है। तो ये अंदाजे से, जैसे मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लगाई, इस स्ट्रेट लाइन ने जहाँ पे आके कट किया, तो हमने अंदाजे से बता दी कि ये वैल्यू ये है। और जो ये पॉइंट है अगर मैं इधर ले लूँ तो वो बनता है, अगर इसको थोड़ा सा गौर से करें, मैं आपको थोड़ा सा वो मैक्सिमाइज करके दिखाता हूँ। तो ये जो आपके पास ग्राफ देखें क्या बनता है। सॉरी, हाँ ये चीज़ ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, थोड़ा सा छोटा करता। ये अभी देखें, ये क्लियर नहीं हो रहा कि ग्राफ इस पॉइंट पर शुरू कहाँ से हो रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा और लार्ज किया था। तो इसको दोबारा मैं लार्ज करके अब मैं आपसे दोबारा शेयर करता हूँ। अब ये देखें, ये ब्लू वाली लाइन जो है ना नीचे तक आ रही है। अब आपको ज़्यादा अच्छा, जब छोटा सा था तो हमें लग रहा था कि ये यहाँ पे कट कर रहा है। अब इसको ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो असल में ये यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये तकरीबन 13,000 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए उन्होंने लिखा हुआ था 13,100। सिमिलरली जो हमारे पास इसका मैक्सिमम वाला पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट, ये वाला, इसकी भी जब यहाँ से वो लाइन ड्रॉ करके देखेंगे ना, तो हमें ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि ये पॉइंट कहाँ तक जा रहा है। ठीक है। तो वो तकरीबन उन्होंने 6,600 लिखा हुआ था। तो इस तरीके से ये हमारे पास उसकी ना रेंज आ जाएगी। जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो डोमेन होती है, और जो वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो रेंज होती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अवेलुएट एफ ऑफ 14, ये आपने मालूम करना है। तो ग्राफ पे आ जाते हैं, 14 कहाँ पे है। अब देखें, ये 0 है और ये 32 है, तो इसके बिल्कुल दरमियान में करके कहीं आएगा 16। तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो 16 से थोड़ा सा पीछे करके, थोड़ा सा स्लाइटली पीछे करके, यहाँ पे करके कहीं 14 आ जाएगा। तो अब 14 से ऊपर आप जाएंगे ना, ये वाली वैल्यू जो होगी, इसके करस्पॉन्डिंग जो ये वाली वैल्यू होगी, वो आपके पास होगा F14। ठीक है। तो इन्होंने देखो F14 को अंदाजे से लिखा होगा, क्योंकि ग्राफ तो हमारे पास है कोई नहीं। सॉरी, ये उन्होंने 13,500, वही तकरीबन ऐसी ही वैल्यू बनती है। जब भी मैं बताता हूँ दोबारा, ये था ना, यहाँ पे करके कहीं बनेगी यूं करके, और इधर से जब इधर जाओगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा ना। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो 13,500 के लगभग उन्होंने लिखा हुआ है। तो यहाँ के पास F14 हो जाएगा।
अच्छा, क्या कहते हैं, सॉल्व द इक्वेशन एफ ऑफ टी इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे देखो आपके पास ना ये 14,250 गिवन है। तो आपको इनका कहने का मतलब ये है कि आप टी मालूम करें। तो अब इसमें आप क्या करते होते हो बेसिकली, ये 14,000 जो, एक मिनट सॉरी मैं दोबारा देखो, हाँ 14,250। तो ये यहाँ पे आएगा पॉइंट, वाई एक्सिस का पॉइंट है ना, एफ ऑफ टी आपको दिया हुआ है 14,250। इसको सॉल्व करने का मतलब है कि टी मालूम करें वो क्या है। तो ये एफ ऑफ टी की वैल्यू ना यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे जो 14,250 है, ये यहाँ पे तो आ जाएगा बिल्कुल दरमियान में, ये 14,500। तो इसके दरमियान में करके यहाँ पे 250 आ जाएगा, 14,250। इस 14,250 से जब आप इधर आएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा जो इसको कट कर रहा है। इस पॉइंट से अब आपने नीचे आ जाना है। तो जब नीचे आएंगे ना यहाँ पे, तो इधर जो भी कोई वो पॉइंट होगा वो आपका एग्जैक्ट पॉइंट होगा, टी की वैल्यू यहाँ पे होगी। ठीक है। अब इन्होंने, क्योंकि मैंने तो आपको ऐसे रफली बताया है, इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सॉरी, टी इक्वल टू 64। कि जहाँ पे ये जो 64 आता है, ये 64 इसके बहुत पास करके कोई आ जाएगा, बहुत पास। तो वहां से जब इधर जाएंगे तो वो हमारे पास 14,225 बनता है। तो कमोबेश वो मैंने भी यही निकाला था। तो इस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं। ये देखिएगा जैसे इन्होंने किया हुआ, टी इक्वल टू 14 की लाइन ये लगाई है, और यहाँ से इधर जो लाइन लगेगी ना, ये कट कर रहा है ना, इस पॉइंट से जब इधर आओगे तो वो 13,250 बन जाएगा। हम्म, ये 14,250 बनना था। ये F14 13,500 था ना, तो ये उन्होंने ये निकाला हुआ है। सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये 14 के ऊपर लाइन लगाओगे तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसको कट कर रहा है। इस पॉइंट को जब इधर मिलाओगे तो तकरीबन 13,500 बनेगा। और वो जो 14,000 का कह रहे थे, तो हमारे पास ना वो यहाँ पे लाइन बन रही है, ये 14,250 की। तो इधर से जब आपने स्ट्रेट लाइन यूँ खींची तो आपके पास ये आ जाएगा। और इसको जब आप नीचे करोगे तो कमोबेश इधर करके कहीं आ जाएगा। अब यहाँ पे ना उन्होंने ग्राफ को ज़रा बड़ा करके दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे देखें आप, ये सिर्फ 91 तक है, उसमें पीछे वाले ग्राफ में वो 365 तक था। तो उसमें थोड़ा सा चीज़ें ऐसे मिक्स हो रही थी, ये देखें ना ज़रा, ये पूरा यहाँ तक था 365। अब उन्होंने क्या किया है, समझाने के लिए ग्राफ सिर्फ इतना लिया है, तो उसमें आपको समझाना आसान है। ठीक है। तो जी इस तरीके से ये डिस्कस करते हैं कि ग्राफ हमें कैसे हेल्प आउट करता है ये चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस। ये ए पार्ट है हमारे पास। फंक्शन है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा, ऐसे नंबर्स के बने। तो आपने ये देखना है कि ये जो एक्स का एलिमेंट है, ये आगे एक एलिमेंट से अटैच होना चाहिए। ठीक है। जैसे ये देखें, ये 16 है तो ये एक से अटैच है, ट्रू हो गया। ये 7 है तो ये एक एलिमेंट से अटैच है, ये भी ट्रू हो गया। ये 9 भी एक एलिमेंट से अटैच है, ये भी ठीक है। ये वाला एलिमेंट भी एक एलिमेंट से अटैच है, ये भी ठीक है। यहाँ पे आके प्रॉब्लम होगी 28 के ऊपर। 28 जो है उस इसके साथ भी अटैच है और इसके साथ भी अटैच है। अब इसका मतलब ये है कि आप जो यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं,
वो एक है क्योंकि ये एक एलिमेंट है ना, लेकिन उसकी आउटपुट यहाँ पर दो आ रही है। आपने यहाँ पे एप्पल डाले और यहाँ पे आपको जो जूस मिला, एक वो एप्पल जूस मिल गया, ए जे एप्पल जूस, और दूसरा आपको जी जे भी मिल गया, ग्रेप्स का भी जूस मिल गया। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप एप्पल डालें तो आपको यहाँ पे दो दो जूस मिले? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। सो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि एक एलिमेंट आगे चल के दो के साथ अटैच हो, तो उसके बारे में हम कह देते हैं दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अगर आपके पास इस तरीके से गिवन हो तो आप आसानी से इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो यही देखें, इसमें नीचे भी लिखा होगा, मैं आपसे शेयर करता हूँ। सॉरी, ये लिखा हुआ है, फिगर 4 shows that an x value 28 corresponds to two y values 19 and 27। ये जो 28 है ये 19 के साथ भी correspond कर रहा है, अटैच है, और ये जो 28 है ये 27 के साथ भी अटैच है। तो 28 दो के साथ अटैच हो गया। इन अ फंक्शन ईच x must correspond to exactly one y, कि ये जो एक एलिमेंट है इधर का, वो इधर y के एक एलिमेंट के साथ अटैच होना चाहिए। सो दिस करस्पॉन्डिंग इज नॉट अ फंक्शन। लिहाजा ये जो पूरा का पूरा एक ग्राफ हमें गिवन है, देखें सारा फंक्शन ठीक चल रहा था, जहाँ पे 28 आया इसने आके काम खराब कर दिया 28 ने। अब इस 28 की वजह से ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन वेस्ट हो गई, और ये जो है ये फंक्शन नहीं है। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक हमारे पास ना कैलकुलेटर पे हमने चेक करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये फंक्शन है, यानी एक्स स्क्वायर। कैलकुलेटर के ऊपर एक बटन होता है, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। देखिए हम क्या करते हैं, आपको समझाने के लिए, कैलकुलेटर में हमारे पास होते हैं 0 1 2 3 4 अप टू सो, ये सारी वैल्यूज होती हैं 9 तक। तो यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर, ये एक्स था, तो इधर 0 1 4 9 16, इसका मतलब पता क्या है, 0 0 से अटैच है, तो एक वैल्यू एक से अटैच, 1 1 से अटैच है, 2 4 से अटैच है, 3 जो है वो इधर अटैच है, 4 जो है वो इधर 16 से अटैच है। तो कहीं भी दो वैल्यूज अटैच नहीं है। ठीक है, ये जो आपके पास एक्स की है ये बेसिकली वाई का कॉलम है, ये एक्स का कॉलम है। तो एक्स की एक वैल्यू जो वो वाई की एक वैल्यू से अटैच है। कहीं भी x की एक वैल्यू, फर्ज करो 3x की एक वैल्यू यहाँ पे है, तो एक तो वो 9 के साथ अटैच है, इसके अलावा वो किसी और के साथ भी अटैच है, 10 के साथ भी अटैच है। क्या ऐसा नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे इधर? क्योंकि ऐसा नहीं है, 3 जो है सिर्फ 9 से अटैच है, और इस तरीके से बाकी वैल्यूज भी आप देख सकते हैं, एक वैल्यू एक के साथ ही अटैच है। सो ये जो हमारे पास कैलकुलेटर का फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाला, तो ये हमारे पास एक बन जाएगा फंक्शन, ये लिखा हुआ है। This correspondence between input and output is a function because the calculator product just produce just one x square। वन एक्स स्क्र का मतलब है कि अगर आपने इसमें टू डाला है ना, तो जब टू का स्क्र करेंगे ना 4 आ जाएगा, तो ये एक वैल्यू आएगी। आप यहाँ पे 10x की वैल्यू है, उसका जब आप स्क्र करेंगे ना, तो आपके पास एक ही वैल्यू आ जाएगी 100। क्या यहाँ पे दो वैल्यूज आई हैं, या फिर यहाँ पे दो वैल्यूज नहीं आई? इसका मतलब है कि ये टू जो है वो एक वैल्यू से अटैच है, 10 एक वैल्यू से अटैच है, तो हर वैल्यू एक वैल्यू से अटैच है। इसका मतलब है कि वो फंक्शन है। अच्छा यहाँ पे देखिए जो आपके पास सी पार्ट गिवन है, तो यहाँ पे देखिए 1 3 के साथ भी अटैच है, और 1 -3 के साथ भी अटैच है। ये देखिए गड़बड़ हो गई,
यहाँ पे आपने लिया था x का कॉलम, यहाँ पे लिया था हमने y का कॉलम, तो इधर 1 है और ये 3 के साथ भी अटैच है और ये -3 के साथ भी अटैच है, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, दिस इज नॉट द फंक्शन। यहाँ का x का एक एलिमेंट इधर y के एक एलिमेंट से अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो गया, दिस इज नॉट अ फंक्शन। देखिए जरा, सिंस एट लीस्ट वन एक्स करस्पॉन्ड टू मोर देन वन वाई। एक तो ये दोनों देखो सेम हो गए, ये वाले। इसी तरीके से देखें, ये जो 3 है वो भी 2 के साथ अटैच है और दरमियान में जो 2 है वो भी 2 वैल्यूज के साथ अटैच है। तो हर एक जगह पे एक वैल्यू 2 2 से अटैच हो रही है। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, यहाँ पे ये लिखा हुआ है डज नॉट डिफाइन अ फंक्शन। इसी तरीके से इसकी जो डी और ई एग्जाम्पल है, ये आप रीड कर लेना, बहुत आसान सी है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं डिसाइड वेदर ईच इक्वेशन और ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है या फिर एक ग्राफ गिवन है, तो आपने उसको देख के बताना है कि वो फंक्शन है या नहीं। तो इसके बारे में यहाँ पे कहते हैं अज्यूम दैट एक्स रिप्रेजेंट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, एंड assumption एन assumption वी शैल मेक थ्रू आउट दिस बुक, की जो भी एक्स है हम वहाँ पे इसको जब आगे फंक्शन को पढ़ेंगे तो एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वाई या फिर जो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ टी हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इन्होंने क्या किया, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेटिंग दिस, हमारे पास फंक्शन ये गिवन था, तो एक्स की एक वैल्यू का एक ही जवाब आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लेट करो एक्स की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1, तो मेरे पास इस 1 को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, y का भी एक ही आंसर आना चाहिए, 10 - 4 इंटू 1 स्क्वायर, तो ये 10 - 4 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 6। तो 6 सिंगल वैल्यू है ना, तो इसका मतलब है 1 जो है वो अटैच है 6 के साथ, एक वैल्यू एक के साथ अटैच है, तो इसका मतलब है कि ये एक फंक्शन है। ये चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन की यहाँ पे, -7 लिया, -7 को उसी तरीके से रिप्लेस किया तो सिंप्लीफाई होकर जो आगे पास आंसर आया वो आ गया -185। देखिए इन्होंने इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, एफ ऑफ -7 इक्वल्स टू -185, since one value of the independent variable leads to exactly one value of the dependent variable y। ठीक है, meets the definition of the function, it means कि ये फंक्शन है। अच्छा, इसी तरीके से ये आपके पास एक गिवन है x इक्वल्स टू वाई स्क्र, तो इसमें आप ना जरा x की कोई एक वैल्यू लगाएंगे तो वहाँ से y की वैल्यूज कितनी आती है। देखिए मैं लेट करता हूँ कि x की मैं वैल्यू लगा देता हूँ 4, तो x मेरे पास आ गया 4, तो यहाँ पे जो वाई स्केयर इक्वल टू एक्स है, इसमें मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे लगा दूंगा, तो वाई स्केयर इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये तो वाई स्केयर आया, मुझे तो वाई चाहिए था, मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा, इधर भी अंडर रूट और इधर भी अंडर रूट, इस तरीके से ये वाई से कट के आपके पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे वाई आ जाएगा, स्केयर और अंडर रूट कैंसिल, और जब 4 का अंडर रूट करेंगे तो +-2 आ जाएगा। तो +-2 आने का मतलब आपके पास कितनी वैल्यूज आ गई हैं, 2 वैल्यूज आ गई है, एक +2 आ गई है और एक -2 आ गई है। ठीक है, अब मैं इसको आसान अल्फाज में बताता हूँ। आपने पुट किया x इक्वल्स टू 4,
तो आपके पास दो जवाब आ गए, एक 2 आ गया, एक जवाब आ गया -2। ये आपके पास y के जवाब है। अब देखें, एक वैल्यू के दो जवाब आ गए, एक वैल्यू के जब दो जवाब आएंगे तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये इसमें ये इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं ये y इक्वल्स टू 7। तो इसका उन्होंने ना y इक्वल टू 7 है, तो यहाँ से देखें ये y एक्सिस है, तो इसको यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ गया, तो ये इसका ग्राफ बना दिया। जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा ही फंक्शन होता है, स्ट्रेट लाइन है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये हमेशा फंक्शन होता है। नो मैटर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ वाई इज ऑलवेज 7। ये क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक्स जो मर्जी लेते जाएं, इधर माइनस में भी ले लें, उसका जो जवाब है ना यहाँ पे वो 7 ही आना है। ठीक है, तो उसके बारे में कह रहे हैं, दिस इज इंडीड अ फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए, इसके बारे में हमने बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज ओनली वन वैल्यू, फॉर एग्जांपल द पॉइंट -1 3। इसका क्या मतलब है -1 3 का? इन्होंने एक पॉइंट लेट किया -1, ये वाला, इसको जब ऊपर प्लॉट किया यहाँ पे, तो इसने ये 3 को कट किया यहाँ पे, इस पॉइंट को कट करके जब यहाँ पे मिलाया तो इधर से इनको पॉइंट मिल गया 3, ये -1 3 ये पॉइंट बन गया। सिमिलरली आप अगर कोई और पॉइंट लें तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर 4 लेता हूँ तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा, मैं 1 लेता हूँ तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से हर वैल्यू के मुताबिक एक यहाँ पे जवाब आ रहा है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक फंक्शन है। तो बाकी जो इसकी डिटेल है वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतनी काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।